हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। प्यारे साथियों, विजन आईएएस की अक्टूबर मंथ की 2023 की जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका 10th पार्ट लेकर आई हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। तो न्यूज़ इन शॉर्ट का ये टॉपिक दोस्तों हम कर रहे थे। इस लेक्चर के अंदर पहला टॉपिक हम समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स डायरेक्शंस 2023। ये रिलीज हुआ है। क्या है ये डायरेक्शंस रिलीज हुए हैं। इसमें आरबीआई ने अपना जो स्कोप है उसे और अपना दायरा बढ़ाया है फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज जो क्या करती हैं दैट कैन, जो इससे पता चल सके, क्लासीफाई कर सके हम बोरोवर्स को कि कौन से विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, कौन से, है ना, मतलब जो विलफुल डिफॉल्टर्स को लेके और चीज़ें यहाँ पे और एक्सटेंड करी गई है। मैं अभी समझाती हूँ कि डिफॉल्टर्स क्या चीज़ें। तो मतलब ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स की डेफिनेशन है उसे और बढ़ाया गया, उसमें और चीज़ें ऐड करी गई। कौन होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, और आइडेंटिफिकेशन, इनको पता लगाने का जो भी प्रोसेस है उसे और ज़्यादा रिफाइन करा गया है और क्लियर किया गया है। अब गौर समझिएगा कि इस डायरेक्शंस की की हाइलाइट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ लागू होंगी। ये सारी ही रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स हो गए, सारे ही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक, ये एचएमबी, नामफिट, सब जगह पे। अब डेफिनेशन समझिए, मेन इसी को ही और ज़्यादा बढ़ाया गया है ना। डेफिनेशन के हिसाब से एक विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा बोरोवर हुआ जिसने बोरोवर हो गया, गारंटर हो गया, जिसने डिफॉल्ट करा है विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड टू डू एंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख या उसके ऊपर का है। नहीं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, अब विजन आईएएस अक्टूबर 2023 की इस करंट अफेयर के मैगजीन में आपका स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए पार्ट 10 इसका लाई हूँ। टॉपिक वही न्यूज़ एंड शॉर्ट का कंटिन्यू हो रहा है और इस लेक्चर का पहला टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स डायरेक्शंस 2023। ये रिलीज़ करे गए हैं। क्या है ये डायरेक्शंस जो रिलीज़ करे गए हैं? देखिए, इन डायरेक्शंस के माध्यम से आरबीआई ने अब यहाँ पे स्कोप जो अपना दायरा है रेगुलेटेड एंटिटीज़ का उसे और बढ़ाया है और ये अब क्लासिफाई कर सकते हैं बोरोवर्स को एज विलफुल डिफॉल्टर्स। अब देखिए, विलफुल डिफॉल्टर्स क्या है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। इसी डेफिनेशन को विलफुल डिफॉल्टर की और ब्रॉड करा गया है और इसको मतलब ऐसे लोगों को पता लगाने का प्रोसेस और ज़्यादा रिफाइन करा गया और अच्छे से पता लगाया जा सकता है। तो बात आती है कि विलफुल डिफॉल्टर क्या है। देखिए, विलफुल कि अपनी मर्जी से डिफ़ॉल्टर बने हैं, मतलब पैसा है देने के लिए और तब भी नहीं लौटा रहे हैं। अब जो डायरेक्शंस आए हैं उनके कुछ हाइलाइट समझते हैं। किस पे लागू होंगे? सारे ही रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, सारे ही ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम, नेशनल हाउसिंग बैंक, नामफिट, सब में होगा। डेफिनेशन की बात करें तो एक विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा बोरोवर या ऐसा गारंटर होता है जो डिफॉल्ट हुआ विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंट और लिमिटेड टू डू, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट इसका 25 लाख या उसके ऊपर का होता है। दूसरी बात, एक लार्ज डिफॉल्टर कौन है? एक लार्ज डिफॉल्टर एक ऐसा व्यक्ति जिसका अमाउंट डिफॉल्ट करने का 1 करोड़ या उसके ज़्यादा है, जो उसने पैसा नहीं लौटाया। अब रिव्यू और फाइनलाइजेशन विलफुल डिफॉल्ट पे लेके किसका होगा, कितने टाइम में? तो देखो, 6 महीने के अंदर अकाउंट अगर एनपीए हो गया, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट एनपीए होने के 6 महीने के अंदर आपको रिव्यू करके प्रॉपर फाइनलाइज करना है ये जो है वो एक विलफुल डिफॉल्टर का अकाउंट है। पहले कोई टाइमलाइन नहीं थी, अब 6 महीने की दे दी है। पता कैसे लगाओगे? देखो, विलफुल डिफॉल्टर को प्रॉपर क्लासीफाई करोगे, समझोगे, जानोगे, जो भी प्रूफ है तुम्हारे पास, और ये एविडेंस मिलेंगे फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन कमेटी। उसके बाद ये एक इशू कॉज मतलब एक इशू कराएगा एक शो कॉज नोटिस को। अब रिव्यू कमेटी का क्या सीन है? देखो, रिव्यू कमेटी यहाँ पे प्रपोजल लेकर आती है जिसके माध्यम से क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन कमेटी है ना, ये प्रपोजल लेकर आएगी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कमेटी और ये जो है वो क्लासीफाई करेगा एज अ विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर। और दूसरी प्रोविजंस क्या है?
तो कोई भी एडिशनल क्रेडिट की फैसिलिटी जो है नहीं ग्रांट करी जाएगी किसी विलफुल डिफ़ॉल्टर को, और ये जो है 1 साल तक रहेगा जब से लिस्ट से हटेगा विलफुल डिफ़ॉल्टर की। मतलब अभी लिस्ट में हो तुम विलफुल डिफ़ॉल्टर के, उसके 1 साल तक तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल लोन या कुछ क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। लास्ट में बात क्या है कि लेंडर जो है वो मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स भी कर सकता है गारंटर के अगेंस्ट, इवन विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो लेंडर ऐसा काम कर सकता है ना, एबल टू प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर। लास्ट में क्या है कि जिसने पैसा दिया है वो प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट गारंटर, है ना। कोई उसको भाई कुछ कोई भी जो है फाइल करनी है, कोई उसके अगेंस्ट कोई केस करना है, कर सकता है इवन विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। अब यहाँ समझिए कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक है कॉफ्ट का। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा नए चैनल्स कॉफ्ट के लिए। एक टोकनाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करा जाता है कब, टोकनाइजेशन, ठीक है, ये प्रोसेस कब यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं रिप्लेस करने के लिए कार्ड डिटेल्स को बाय अ यूनिक टोकन या कोड के, वैसे कार्ड में डिटेल दी हुई है, ठीक है। अब इन डिटेल्स को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, इसकी जगह पे आप कर दोगे कोई एक जो है कह सकते हो कि एक यूनिक टोकन या एक कोड टाइप का आपने डाल दिया, ठीक, ये होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अब आप समझ ही रहे होंगे, ऐसे ऑनलाइन इतना फोर्जरी चल ही रही है, तो इससे क्या होगा ना, हमारे ऑनलाइन जो परचेजेस हैं वो सिक्योर होंगी। हमारी सेंसिटिव डिटेल जैसे कार्ड नंबर हम वहाँ लिखते हैं ना, CVV डालते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो ये सब चीज़ें नहीं डालेंगे तो बहुत सारे जो स्कैम होते हैं उससे बच जाएंगे। इसे इम्प्लीमेंट करा गया है 2022 से, और आज के टाइम पे कॉफ जो है वो सिर्फ लिया जाता है सिर्फ एक मर्चेंट एप्लीकेशन या वेब पेज के लिए ही क्रिएट करा जाता है। अब लेकिन ये कहा गया है कि कॉफ टोकन को डायरेक्टली दिया जाएगा एट द इशूअर बैंक लेवल पे भी। जो नया कदम उठाया जा रहा है, एम ये है कि टोकनाइजेशन प्रोसेस का जो ये डबल बार हो जाता है ना, डुप्लीकेशन होता है, ये ना हो एट ईच ऐप, है ना, अलॉन्ग विद द इंक्रीज ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, जिससे कार्ड डेटा रिलेटेड जो फ्रॉड हो जाते हैं, देखा है कितने लोग बेचारे इसमें फंसते हैं, तो वो ना हो पाए। नेक्स्ट बात आती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग हुई थी। यहाँ पे क्या हुई समझिए, जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई थी, तो उसमें रिकमेंडेशन क्या दी गई, ये दी गई कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं और एलिजिबल हैं सेम एग्जामिशन के लिए जीएसटी से। जीएसटी रेट में कमी होगी, 28 से 5% कर दिया जाएगा मोलासिस पे, और बाद में इससे क्या होगा कि पेमेंट्स फास्टर होंगे, किस पे, फास्टर पेमेंट्स होंगे शुगर केन फार्मर्स को फ्रॉम शुगर मिल्स, तो ये एक फ़ायदा है, ठीक है, ये सब रिलेटेड है गन्ने से। अच्छा, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज़ करा जाएगा मैन्युफैक्चर करने के लिए अल्कोहलिक लिकर को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और ये जो होगा वो आउटसाइड होगा जीएसटी के। अच्छा, ENA होता क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, काफ़ी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए, मतलब मेडिसिन वगैरह में, परफ्यूम में, टॉयलेटरीज वगैरह में। समझ गए। तो ये जो ENA है जो यूज़ करा जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए अल्कोहलिक लिकर को फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये होगा आउटसाइड जीएसटी। अच्छा, क्वालिफिकेशन जो मेंबर्स की है जीएसटी 80 में, तो कुछ प्रोविजंस इसकी CGST एक्ट 2017 के हिसाब से विद ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के हिसाब से जो प्रोविजंस दी गई हैं उससे प्रॉपर मुहैया इंश्योर कराया जाए। मिनिमम एज प्रेसिडेंट की और मेंबर की वो 50 हो, और उनका जो टेन्योर हो वो 70 साल तक के लिए काम कर सके, ये जो आपके प्रेसिडेंट हो, और जो मेंबर हो 67 उसकी जो है वो एज हो फाइनल। तो अब जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ी बात जानिए दोस्तों। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल नंबर 279A के तहत आती है। इसे 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के माध्यम से डाला गया था। इसमें चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और मेंबर्स में इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस फॉर टैक्सेशन, और एनी अदर मिनिस्टर जो नॉमिनेट करा जाएगा हर एक स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा। और कुछ बातें समझिए, काम जो करती है वो रिकमेंडेशन देती है, जो भी इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी उससे लेके। डिसीजन मेकिंग थ्रू वोटिंग होता है, डिसीजन के अंदर 3/4 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, 3/4 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। सेंट्रल का शेयर जो है इसमें 33% होता है जो भी वोट कास्ट होते हैं। अब जीएसटी एपलेटेड ट्रिब्यूनल की बात करें, मैंने ना जीएसटैट में
ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के तहत आती है, मतलब ये एक लॉ के माध्यम से बनाई गई है। ये एक फोरम है सेकंड अपील का जीएसटी लॉस के अगेंस्ट, आपको कहीं अपील करनी है आप यहाँ जा सकते हैं। और फर्स्ट कॉमन फोरम है अगर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। काम ये दिया गया है कि भैया आप अपील सुनिए अगेंस्ट उन ऑर्डर्स के जो भी पास करे जाते हैं एपेलेट अथॉरिटी या डिविजनल अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। साथियों ये जो है ना NIIF, ये फंड जो है वो कोलैबोरेट इसने किया जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ में। किस लिए? और लेकर आया $600 मिलियन का जापान इंडिया फंड जो है इसमें JBIC और जो सरकार है भारत की वो मेन इन्वेस्टर होंगे। इसके बारे में बात बताऊँ तो इस फंड के बारे में इसे देखा जा रहा है सरकार के द्वारा भारत की। ये कोई कोलैबोरेटिव मतलब मिलजुल के करने वाला इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर के लिए। 3 तरह के फंड्स को इस्टेब्लिश करा गया है सरकार के द्वारा अंडर द NIIF प्लेटफॉर्म। इसमें आता है मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हम इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादातर इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे IRDAI इशूड बीमा वाहक गाइडलाइंस। ठीक है, IRDAI ने बीमा वाहक गाइडलाइंस को इशू करा है। गाइडलाइंस का एम ये है कि हम एक औरतों के द्वारा वुमेन सेंट्रिक मतलब मेन औरतों को देखते हुए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे जिसका मेन फोकस जो हो वो हो इंश्योरेंस को भी लेकर आना है, अवेयरनेस को भी लेकर आना और औरतों पे खासकर ध्यान देके इस चीज़ को लानी है हर एक गांव के अंदर। उद्देश्य ये है कि एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी इंश्योरेंस की हर एक तरह से हर एक देश के कोने कोने तक हमें पहुंचानी है। ठीक, स्कोप ऑफ वर्क जो होगा बीमा वाहक का ना, ये अवेयरनेस तो लानी है इंश्योरेंस की गाँव दराजों में और जो भी है सब कुछ प्रपोजल्स फाइल करना, KYC प्रोसेस कराना, कस्टमर्स के लिए इशू करना इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह को, ये सब काम है। ये पार्ट है IRDAI की उस स्ट्रैटेजी का ताकि वो अपना इंश्योरेंस फॉर ऑल गोल को जो है पूरा कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स का। साथियों यूनिट कैबिनेट ने अप्रूव करा रॉयल्टी रेट्स फॉर माइनिंग मतलब रॉयल्टी रेट्स को किस लिए? फॉर माइनिंग 3 क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। कौन कौन से वो मिनरल्स हैं? लिथियम, नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? साथियों क्रिटिकल मिनरल्स वो सारे मिनरल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इन्हें 2 पैरामीटर्स के तौर पे जज किया जाता है। आप कहते हैं ना कौन से हो गए क्रिटिकल मिनरल्स, तो एक तो इनकी इकोनॉमी में कितनी इंपॉर्टेंस है और एक सप्लाई का इनके रिस्क कितना है। तो जो ऐसी रॉयल्टी रेट का अप्रूवल दिया गया है इससे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इनके पास एक हक आता है कि ये बोली लगवा सकती है, ऑक्शन कर सकती हैं उन ब्लॉक्स को, ब्लॉक्स का ऑक्शन कर सकती हैं फॉर दीज क्रिटिकल मिनरल्स। और ऐसा पहली बार होगा देश के अंदर। फिर समझिए सच रॉयल्टी रेट अप्रूवल विल इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑक्शन ब्लॉक्स फॉर दीज क्रिटिकल मिनरल्स। ऐसा जो रॉयल्टी रेट जो है ना ये अप्रूवल जो मिला है इसको, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है? टू ऑक्शन ब्लॉक्स फॉर दीज क्रिटिकल मिनरल्स फॉर द फर्स्ट टाइम होगा ये देश के अंदर। अब मिनरल रॉयल्टी ये इकोनॉमिक रेंट होता है जो सोवेरियन ओनर जो कि सरकार है उस पर ड्यू होता है और बदले में क्या होता है कि उससे राइट टू एक्सचेंज मिलता है कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इन मिनरल सब्सटेंसेस को यहाँ से। सेकेंड शेड्यूल जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का है वो इन रॉयल्टी रेट्स ऑफ मिनरल्स के साथ डील करता है। अगर स्पेसिफाई पर्टिकुलर ना हो तो रॉयल्टी रेट्स मिनरल्स के लिए 12% है ऑफ एवरेज सेल प्राइस का। और अब अप्रूव्ड रॉयल्टी रेट जो लिथियम के, नियोबियम के और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के हैं वो है 3% और बाकी का ये RE का 1%। प्रेजेंटली इंडिया का जो मिनरल रॉयल्टी रेट है वो हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए ये जो सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस है उसे बहुत इम्पैक्ट करता है और इकोनॉमिक बर्डन डालता है हमारी माइनिंग कंपनीज के ऊपर। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अगर हम लेके चलें तो इससे माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लोअर रॉयल्टी रेट रहेंगे तो इससे फ्यूचर मिनरल एक्सप्लोरेशन और होगा देश के अंदर। इसके साथ जो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इसको, इसकी डिपेंडेंसी कम होगी, एडवांस सेल्फ रिलायंस एफर्ट्स होंगे और मिनिमम सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होंगे, कोई रोक राक नहीं लगेगी।
इनिशिएटिव की बात करें तो कई सारे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं पास्ट में भी, जैसे कि अमेंडमेंट टू MMRDA 2023 में इसने 6 मिनरल्स को डीलिस्ट कर दिया था, हटा दिया था लिस्ट में से। उसके साथ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर है ताकि ये क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर कर सके। उसके साथ ऑक्शन ऑफ माइनिंग लीज एंड कॉम्पोजिट लाइसेंस ऑफ 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, ये 3 तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2022। ये ISAC इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2022 का। देखिए, इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करा जाता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसके साथ हम देखते हैं कि ये रिकॉग्नाइज और अवार्ड करता है, रिवॉर्ड देता है सिटीज़ को, सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स को और इनोवेटिव आइडियाज़ को, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो अक्रॉस 100 स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। साथ में इक्विटेबल, हेल्दी और अच्छा कोलैबोरेटिव सिटीज़ जो है और बढ़े। इसने देखा है कि 3 एडिशन आए हैं यहाँ तक, 2018 में आया, 19 में आया और 20 में आया। और टॉप 3 स्मार्ट सिटी में इंदौर का नाम तो बहुत रहा है, इसके साथ सूरत और आगरा का नाम आता है। टॉप 3 स्टेट में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान का नाम है। और टॉप यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ का नाम देखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथियों है गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म का। तो बात क्या है कि जो G20 की जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, उसने इम्पोर्टेंस इस गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म की दिखाई थी कि ये एक बहुत अच्छा होगा अगर हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाना चाहते हैं। ये 5 प्रायोरिटी एरियाज़ को देखता है टूरिज्म के अंदर। एक तो ग्रीन टूरिज्म, दूसरा डिजिटाइजेशन चीज़, फिर स्किल्स, फिर टूरिज्म, MSMEs और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट को। दिल्ली डिक्लेरेशन ने ये भी नोट करा कि जो लॉन्च है ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव का, इससे भी टूरिस्ट और टूरिस्ट का बिजनेस यहाँ पे अच्छा हो सकता है कि सिंपल कुछ कदम उठाए जाएं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट एक्शन को लेकर। फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड UN का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा G20 टूरिज्म एंड SDG डैशबोर्ड, जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें रखेगा अपने पास इन्फॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाएगा, केस स्टडीज़ को दिखाएगा, सस्टेनेबल टूरिस्ट प्रैक्टिसेस की और पॉलिसीज़ की, जो कि G20 नेशन से देखी जा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनाउंस करा एक्सटेंशन इस रॉड टेप सपोर्ट का टिल 30 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। स्कीम के बारे में कुछ बात बता दूं तो ये एक ड्यूटी रेमिशन स्कीम के तौर पे ऑन एक्सपोर्ट इंट्रोड्यूस करी गई थी। ये प्रोवाइड करती है एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे रीइम्बर्स हो, मतलब टैक्सेस आपने दिए तो वापस आपको मिल जाएंगे, तो रीइम्बर्समेंट टैक्सेस का, ड्यूटीज़ का, जो भी आपको चार्ज लगे लिवाइस का, जो करेंटली रिफंड नहीं करे गए अंडर एनी अदर मैकेनिज्म, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बेसिस क्या है कि ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि टैक्सेस और ड्यूटीज़ उनको एक्सपोर्ट नहीं करना है, और टैक्सेस और डिवाइस जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पे लगाए जाते हैं उन्हें या तो ख़त्म एग्जेम्प्ट कर दीजिए या रेमिट कर दीजिए एक्सपोर्टर्स को। WTO कंपैटिबल है ये और इम्प्लीमेंट करा जा रहा है एंड टू एंड IT इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पे लाया सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत। अब क्या होगा कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा IT सिस्टम के द्वारा। ये बेस होगा जो भी अवेलेबल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस और स्टैटिस्टिकल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा है या दूसरे जो रिस्क पैरामीटर्स हैं उस पर बेस्ड होगा। स्टेटस होल्डर्स ये कौन होते हैं? ये कैसे बिजनेस लीडर्स होते हैं जो बहुत ही तगड़े मस्त हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत आगे हैं एंड उन्होंने सक्सेसफुली हमारे देश की फॉरेन ट्रेड में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। फ़ायदा क्या है इन सर्टिफिकेट्स का? तो क्रेडिबिलिटी इंडियन एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट में, इसके साथ प्रायोरिटी कस्टम क्लियरेंस और सर्टेन एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड करी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट मैरियाना का है। साथियों, प्रोजेक्ट मैरियाना
को डेवलप करा गया जॉइंटली 3 BIS इनोवेशन हब सेंटर्स के द्वारा, एक स्विस, एक सिंगापुर और एक यूरो सिस्टम हब सेंटर एक साथ मिलकर आए विद द बैंक ऑफ फ्रांस, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और स्विस नेशनल बैंक के साथ। प्रोजेक्ट ने टेस्ट करा क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग को और सेटलमेंट को, होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैसे यूज़ करके नया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन। होलसेल CBDC ये क्या है? ये एक सेटलमेंट है इंटर बैंक ट्रांसफर्स का और रिलेटेड होलसेल ट्रांजैक्शन का सेंट्रल बैंक रिजर्व्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के बारे में। साथियों, इंडिया ने अपनी 40वीं रैंक को मेंटेन करा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में, जिसे रिलीज करा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको याद रखिएगा, विपो रिलीज करता है इस GII को। GII ये एक रिलायबल टूल है सरकारों के लिए पूरे ही वर्ल्ड में टू एक्सेस द इनोवेशन लेड सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। इसे को पब्लिश करा जाता है हर साल बाय द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंस्टेड बिजनेस स्कूल और विपो के द्वारा, 3 के द्वारा किया था, याद रखिएगा। क्राइटेरिया क्या है अगर इनोवेशन को मेजर करना है तो इसमें कवर होते हैं इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, लिंकेजेस, क्रिएशन, अब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज और क्रिएटिव आउटपुट। की फाइंडिंग्स की बात करें तो भैया लगातार 13वें साल स्विट्जरलैंड की रैंक फर्स्ट रही है इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमेशन, ये सब जो है यहाँ पे देखा जा रहा है। इसके साथ और चीज़ें देखिए, अभी देखो इसके अंदर स्टेटस क्या है इनोवेशन का इंडिया के अंदर, ये समझो आप। तो इंडिया लीड कर रहा है लोअर मिडिल इनकम के ग्रुप को, है ना, और ये स्टेबल देखा गया है। जो इंडिया है वो अभी रिकॉर्ड होल्डर रहा है बाय बीइंग इनोवेशन ओवर परफॉर्मर फॉर द 13 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, मतलब लगातार 13वें साल हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो को इंडिया को अगर ऐसे देखो इन टर्म्स ऑफ पब्लिक आउटपुट तो रैंकिंग इसकी 4th रही 2022 में, ओवरटेकिंग द UK की तो 5th थी और जर्मनी की तो 3rd थी। इंडिया के अंदर 4 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स हैं टॉप 100 क्लस्टर्स में, हमारा बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। अब थोड़ी बात है विपो के बारे में, दैट इज वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। निकला है कहाँ से समझो, एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, स्थापित करी गई 1967 में। उद्देश्य ये है कि हमें एक बैलेंस और एक्सेसिबल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम को डेवलप करना है। मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर है, जिसमें हमारा देश भारत भी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल असेंबली और कोऑर्डिनेशन कमेटी आप यहाँ पाएंगे। और मेजर ट्रीटीज़ की बात करें तो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1998, बर्न कन्वेंशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1928 और पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीट 1998, और इंडिया मेंबर है इन सारी ही ट्रीटीज़ का, ठीक है, ये ट्रीटी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का। साथियों, G20 एक्सपर्ट ग्रुप ने एक रिपोर्ट को रिलीज करा जिसका टाइटल था बिगर, बोल्डर, बेटर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। रिपोर्ट को प्रेजेंट करा गया 4th G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स के और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग के अंदर, जो कि हुई मराक में। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ने सबमिट करी वॉल्यूम 2 ऑफ दिस सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स को, और इस रिपोर्ट का फोकस था रिफॉर्म्स को लेके MDA, ये जो बैंक्स हैं इन पे, और थीम क्या है, बिगर, बोल्डर, बेटर एंड MDBs। पहले जो वॉल्यूम 1 सबमिट हुई थी उसका फोकस था कि हमें 3 गुना करना है एनुअल लीडिंग लेवल्स को MDBs के टू $390 बिलियन कर देना है 2030 तक। MDBs होते क्या हैं? देखिए, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसे मल्टीपल मेंबर कंट्रीज स्थापित करते हैं और गवर्न करे जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से। एग्जाम्पल ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह सब MDBs ही हैं। रिकमेंडेशन की बात करें तो बेटर MDBs मतलब लार्जेस्ट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप जो भी है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, उस पर ध्यान देना है, उसे सॉल्व करना है। फोकस करना है नॉन कंसेशनल लेंडिंग पे, क्लाइमेट एक्शन को लेके। स्केल अप करना है नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को, कैसे सब रीजनल प्रोग्राम को एक साथ लाके। तो बेटर का समझ गए, थीम है ना। बिगर में क्या है कि प्राइवेट फाइनेंस को और बढ़ाना है
बाय शिफ्टिंग कल्चर फ्रॉम रिस्क अवॉइडेंस टू इन्फॉर्म रिस्क टेकिंग। मोर डोनर प्लेजेस हो, है ना, और ज़्यादा लोग आए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के लिए, और स्थापित आपको करना है ग्लोबल चैलेंजेस फंडिंग मैकेनिज्म को इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि भैया हम सपोर्ट भी कर दें इन SDGs को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, और हमें बदले में फाइनेंशियल रिटर्न भी मिल जाए। अच्छा, तो बिगर और समझ गए, बेटर समझ गए। और अब हम बोल्डर, बोल्डर में क्या है कि हम एक कैस्केड प्रिंसिपल लाएंगे, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक रोकेंगे हम फाइनेंस करने से, दैट कैन बी डन बाय द, मतलब जहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक कर रहा है, पैसा दे रहा है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर को रोकेंगे कि आप मत दो। इसके अलावा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी को भी और ज़्यादा पार करेंगे, मतलब और पार देंगे, मजबूत बनाएंगे। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स के बारे में। तो JB Morgan to add Indian government bonds to its benchmark EBMI, that is Emerging Market Bond Index। ये कब से होगा हमारा इंडियन बॉन्ड यहाँ पे 2024 से। अब EBMI क्या है, ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है मेजर करने के लिए टोटल रिटर्न की परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल गवर्नमेंट की और कॉरपोरेट बॉन्ड्स की, जो स्पेसिफिक लिक्विडिटी और स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को मीट करते हों। तो इससे फ़ायदा क्या होगा भैया, तुम हमारा ये डाल दोगे इसके अंदर, तो इससे कंट्री का जो सोवरियन बोरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इससे मदद मिलती है फाइनेंस करने में करंट अकाउंट डेफिसिट को। फ्री अप लिक्विडिटी फॉर डोमेस्टिक फाइनेंसर्स, है ना, जब भाई डोमेस्टिक फाइनेंसर्स का पैसा बचा रहेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में वो लगा सकते हैं। डिमांड रुपये की बढ़ेगी और उसकी वैल्यू को सपोर्ट करा जाएगा। तो ये हो गई पूरी कहानी कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा लेक्चर। नेक्स्ट जो हम लाएंगे उसमें हम सिक्योरिटी को करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।